Assalamualaikum, dear students of BS. Today I am going to explain lecture number 5 of lipid code, which is related to proteins and classification of amino acids. So, protein क्या होता है? Protein is a type of major macromolecule. ये एक मेजर मैक्रोमोलेक्यूल है जो कि बहुत ही ज़्यादा अबंडेंटली यानी बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में मिकदार में पाया जाता है और फंक्शनली डाइवर्स मॉलिक्यूल्स यानी कि हमारे जिस्म के अंदर लिविंग बॉडीज़ के अंदर ह्यूमंस के अंदर जितने भी डाइवर्स एक्शंस हो रहे हैं, मेटाबॉलिज्म्स हो रहे हैं, जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं, जो भी चीज़ हो रही है वो प्रोटीन्स की ही मदद से हो रही है। तमाम लिविंग सिस्टम्स यानी तमाम जानदार सिस्टम्स के अंदर जो है वो प्रोटीन फंक्शन कर रहे हैं। प्रोटीन किससे मिलकर बना है? प्रोटीन्स बेसिकली अमाइनो एसिड से मिलकर बना है। बहुत सारे अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू लिंक करते हैं और वो एक पॉलीपेप्टाइड चेन बना लेते हैं। पॉलीपेप्टाइड चेन जब बन जाती है, बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स जब आपस में कंबाइन करती हैं तो उससे प्रोटीन बन जाता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जैसे एक दीवार होती है वो बहुत सारी ईंटों से मिलकर बनी है, तो बिल्कुल इसी तरह से एक प्रोटीन जो है वो एक दीवार है और जो एक अमाइनो एसिड है वो उसकी एक ईंट है। ठीक है, अब प्रोटीन जो है उसका काम क्या है? प्रोटीन बहुत सारे तरीक़ों से जो है वो हमारी हेल्प आउट करते हैं हमें। नंबर 1 ये हमारा स्ट्रक्चर एलिमेंट है। आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देख लें, सेल की वो प्रोटीन से बने। ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन्स आर द पार्ट ऑफ आवर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे हमारे केमिकल रिएक्शंस हैं। एंजाइम्स, व्हाट आर एंजाइम्स? एंजाइम्स आर बेसिकली द प्रोटीनियस स्ट्रक्चर्स जो प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं और क्या करते हैं वो हमारी बॉडी में जितना मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसको स्पीड अप कौन कर रहा है? उसको स्पीड अप एंजाइम कर रहे हैं। अगर एंजाइम्स ना होते तो इंसानी जिस्म एक दिन के लिए भी नहीं चल सकता था। इतना इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में एंजाइम की, इतनी इम्पोर्टेंस है। उसके बाद ये जो है वो बहुत सारी चीज़ों को जो आपस में जुड़ने के भी काम आते हैं, जैसे एडहेसिव्स हैं, तो उनमें भी जो है ना वो प्रोटीन्स का यूज़ होता है, चाहे वो आर्टिफिशियल प्रोटीन्स हो चाहे वो नेचुरली ओकरिंग प्रोटीन्स हो। अब नेक्स्ट बात क्या होती है कि प्रोटीन्स किस तौर पे काम कर रहे हैं? तो अमाइनो एसिड्स जो है वो किस तरह से काम कर रहे हैं? तो अमाइनो एसिड्स आर बेसिकली द मोनोमर यूनिट इन प्रोटीन सिंथेसिस। मोनोमर का मतलब होता है कि सबसे छोटा हिस्सा। अमाइनो एसिड्स यानी कि ये जो प्रोटीन्स हैं ये क्या कर रहे हैं? ये प्रोटीन सिंथेसिस करने में हमें मदद कर रहे हैं। ठीक है, दे कैन ऑल्सो बी यूज एज अ सबस्ट्रेट फॉर बायोसिंथेटिक रिएक्शन। अब प्रोटीन जो है वो एज अ सबस्ट्रेट यूज़ होता है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के बारे में सबको पता है कि एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ जब बाइंड होता है उसके बाद जो है वो एक कॉम्प्लेक्स बनता है, उसके बाद प्रोडक्ट निकलता है। तो अब एंजाइम जब बाइंड होगा अपने सबस्ट्रेट के साथ तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि एंजाइम खुद भी प्रोटीन होता है और वो जो सबस्ट्रेट होता है वो भी प्रोटीन होता है। तो इस केस में हम इसको कहते हैं कि ये बायोसिंथेटिक रिएक्शन है जिसमें सबस्ट्रेट खुद प्रोटीन के तौर पे एक्ट कर रहा है। इसके अलावा हमारे जो हार्मोन्स हैं, हमारे पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स हैं, हमारे स्टेरॉयड हार्मोन्स हैं, हमारे बहुत सारे इस टाइप के हार्मोन्स हैं जो प्रोटीन से मिलकर बने। एपिनेफ्रिन है, नॉरएपिनेफ्रिन है एंड मैनी मोर अदर। उसके बाद न्यूरोट्रांसमीटर्स जिसमें एड्रेनालिन आ जाता है, नॉर एड्रेनालिन आ जाता है, सेरोटोनिन आ जाता है। इसके अलावा जो है वो आपका एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेट आ जाता है। तो ये सब क्या है बेटा? ये सब न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं और ये सब के सब प्रोटीनियस इन नेचर है। ठीक हो गया, ये तो था प्रोटीन का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, छोटी सी तारीफ। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारी जो डेली लाइफ है या हमारी जो ज़िंदगी है, इंसानी जिस्म जो है या इंसानी ज़िंदगी प्रोटीन के ऊपर किस तरीके से जो है वो डिपेंड कर रही है। नंबर 1 एंजाइम और पॉलीपेप्टाइड। जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि जो एंजाइम्स हैं वो क्या करते हैं, वो रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं लेकिन खुद उसमें यूटिलाइज नहीं होते हैं। वो रिएक्शन को डायरेक्ट करते हैं, रिएक्शन को जो है वो कंटिन्यू रखते हैं लेकिन खुद कभी भी यूटिलाइज नहीं होते। एट द एंड ऑफ द रिएक्शन यू विल गेट द एंजाइम एज इट वॉज बिफोर द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन। नंबर 2 ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के तौर पर यूज़ होता है। हमारी जितनी मसल की मूवमेंट है, हम चल रहे हैं, हम हाथ हिला रहे हैं, इस सब में क्या हो रहा है? इस सब में जो है वो सर्कुलर स्ट्रीमिंग हो रही है और वो कौन अलाउ कर रहा है? वो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स ही अलाउ कर रही है हमें। ठीक है, जैसा कि हमने अपनी FSC के ड्यूरेशन में पढ़ा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से हमने 3rd चैप्टर में सपोर्ट एंड लोकोमोशन में पढ़ा था इन सेक्शन ऑफ मसल्स। तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स जो है वो हम वहाँ से उसका बहुत अच्छा ओवरव्यू ले सकते हैं। उसके बाद आगे है बोन्स। हड्डियों में कौन सी होती है? हड्डियों में हमने पढ़ा कोलेजन होता है। कोलेजन जो है ये क्या करता है? ये एक
जो है ना वो नेटवर्क बनाता है हड्डियों के इर्द गिर्द, और इसका बेसिक काम होता है कि इसने डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, फॉस्फेट और बाकी जितने सोडियम, पोटेशियम, जितने भी क्रिस्टल्स हैं ना, उसको इसने बोन के ऊपर जो है ना वो जज़ब करवाना होता है, उनकी डिपोजिशन करवानी होती है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं ब्लड स्ट्रीम में क्या होता है। हमारे खून के अंदर जो है वो हीमोग्लोबिन है जो कि ऑक्सीजन कैरियर है, उसके बाद प्लाज्मा है, एल्ब्यूमिन है। एल्ब्यूमिन जो है वो भी हमारे ब्लड के अंदर होता है, और उसकी जो ब्लड की जो स्ट्रीमिंग मूवमेंट है ना, ये उसको जो स्पीड अप करता है। ठीक है, उसके बाद इनका जो बेसिक पर्पस होता है वो ये होता है कि ये हमारे खून में से जो है ना, आप कह लें कि जो वेस्टेज होता है ना, उसको ये सेपरेट आउट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। उसके बाद इम्यूनोग्लोबुलिन्स का बेसिकली क्या काम होता है, कि नाम से ज़ाहिर हो रहा है, इम्यूनो यानी कि इम्यूनिटी। तो ये हमें बैक्टीरिया के ख़िलाफ़, वायरसेस के ख़िलाफ़ और बहुत सारे ऐसे जो दूसरे डिजीज़ फैलाने वाले जो पैरासिटिक नेचर के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनसे हमें प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद इम्यूनोग्लोबुलिन्स में एक बहुत मेजर एग्जांपल हमारी आ जाती है वाइट ब्लड सेल्स की, मैक्रोफेजेस, माइक्रोफेजेस, maybe you all will remember those terms as we have studied before in FSC. उसके बाद प्रोटीन्स जो हैं वो इतने पॉइंट्स से हमें ये बात तो कंफर्म हो जाती है कि ये हमारा हर फंक्शन जो है ना प्रोटीन के ऊपर डिपेंडेंट है, चाहे वो स्ट्रक्चरल है, चाहे वो फंक्शनल है, चाहे वो जिस तरह के भी प्रोटीन से हो रहे हैं। और प्रोटीन्स बेसिकली क्या है, वो लीनियर चेन है, लीनियर पॉलीमर है अमाइनो एसिड्स का, यानी बहुत सारे अमाइनो एसिड्स एक चेन में होंगे, एक दूसरे के साथ अटैच होंगे तो एक प्रोटीन मॉलिक्यूल बनेगा। सो इट इज़ अ पॉलीमर। क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड्स है क्या। पहले हम लोग देखते हैं ये लिपिड कोड का और रिव्यू इसमें लिखा हुआ है, उसमें कि नेचुरली ऑकरिंग जो है ना वो सिर्फ 300 अमाइनो एसिड्स है। वैसे तो थाउजेंड्स ऑफ अब है, लेकिन हम कहते हैं कि अभी तक 300 है, और इसमें से सिर्फ 20 ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो ह्यूमंस यानी मेमेलियन प्रोटीन्स यानी लिविंग बॉडीज़ के अंदर पाए जाते हैं, क्योंकि ये ऐसे 20 अमाइनो एसिड्स हैं जिनको हमारा डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो है वो कोड करता है, पहचानता है। अब क्या होता है कि हर अमाइनो एसिड जो है ना उसके पास एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, C डबल बॉन्ड OH ग्रुप, एक प्राइमरी अमाइनो ग्रुप होता है NH3, और एक R ग्रुप होता है, और एक हाइड्रोजन अटैच होता है अल्फ़ा कार्बन के साथ। ये जो अल्फ़ा कार्बन होता है ना बेटे, ये आपका कायरल मॉलिक्यूल होता है। ये चारों तरफ से जो है वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के साथ जो है वो अटैच्ड है। अब देखें कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो सब अमाइनो एसिड्स में सेम रहेगा, अमाइनो ग्रुप सब प्रोटीन्स में सेम रहेगा, फिर आपका जो हाइड्रोजन है वो भी सेम रहेगा। तो चेंज कौन होगा, किसकी वजह से हमने कहा कि ये 20 अमाइनो एसिड्स है? सिर्फ एक हमने R ग्रुप ऐसा वाहिद ग्रुप है जिसकी वजह से हमने कहा कि देयर आर 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स। ये R ग्रुप, ये अल्काइल ग्रुप, वट एवर यू वांट टू से इट, ये साइड चेन यही बेसिकली डिटर्मिन करती है कि एक अमाइनो एसिड या एक प्रोटीन किस तरह के फंक्शन को जो है वो परफॉर्म करेगा। ठीक हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जो फिजियोलॉजिक पीएच है, यानी कि एक ऐसी पीएच जिस पे प्रोटीन जो है वो अपना काम बहुत आसानी से कर सकता है, वो 7.4 है। जिसके बाद अगर इससे ज़्यादा पीएच हो जाए या इतनी पीएच हो जाए तो प्रोटीन जो है ना वो या तो एसिडिक करेक्टर शो कर देगा या तो बेसिक करेक्टर शो कर देगा। अभी जब यहाँ पे हम ये इस पीएच को अटेन कर लेते हैं तो क्या होता है कि जो कार्बोक्सिल ग्रुप है ना वो टूटना शुरू हो जाता है। अब टूटने से क्या मुराद है कि हमारे पास जो कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ एक हाइड्रोजन एटम अटैच था वो लीव करके चला जाता है। जब कोई चीज़ चली जाती है, लूज़ कर दी जाती है, तो उसके ऊपर बेटे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और अमाइनो ग्रुप जो कि उसको अट्रैक्ट कर रहा था, एक्सेप्ट कर रहा था, उसके ऊपर पॉजिटिव आ जाता है। ठीक है। सो ये लिविस का कॉन्सेप्ट है, लिविस एसिड बेस डेफिनेशंस बेसिकली यहाँ पे यूज़ हुई हैं कि प्रोटॉन एक्सेप्टर जो है वो आपकी क्या होती है बेटे, बेस, और प्रोटॉन डोनर आपका एसिड होता है, और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और बेस के ऊपर जो हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है। अब बहुत सारे प्रोटीन्स में क्या होता है कि ऑलमोस्ट ऑल हैव, वही बात जो हम पीछे कर रहे हैं कि सबके पास कार्बोक्सिल ग्रुप है, अमाइनो ग्रुप है जो कि पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू अटैच है,
और ज़ाहिर है ये तो केमिकल रिएक्शन नहीं करेंगे, ना ही हाइड्रोजन एटम केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेगा। तो कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से प्रोटीन्स जो थे वो अपना काम कर रहे थे? वो वही साइड चेन आर ग्रुप था, अल्काइल ग्रुप था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि हमने अमाइनो एसिड की क्लासिफिकेशन किस तरह करनी है, अमाइनो एसिड को किस तरह से मुख्तलिफ हिस्सों में हम उसको डिवाइड करते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से जो है हम अमाइनो एसिड की जो साइड चेन उसकी प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से हम इसको 4 हिस्सों में जो है ना वो तकसीम कर देते हैं। ठीक है, नंबर 1 इज़ अमाइनो एसिड्स विद नॉन पोलर साइड चेन्स। अमाइनो एसिड्स विद नॉन पोलर साइड चेन्स क्या मतलब है जी? नॉन पोलर का मतलब है कि सब के सब जो है ना वो इक्वल कैपेसिटी रखने वाले मॉलिक्यूल्स हैं। इनमें कोई भी ना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना ही ज़्यादा वीक है, यानी ना ही कोई अगर झगड़ा होगा ना तो दोनों ही बहुत ताकतवर है तो बचेगा कोई एक भी नहीं। ये वाला हिसाब है इधर नॉन पोलर में। अब नॉन पोलर साइड चेन में ना तो कुछ जाएगा ना ही कुछ आएगा, ना कुछ गेन होगा ना कुछ लूज़ होगा। तो फिर रिएक्शन कैसे होगा, सवाल तो ये है। अब देखें, जब एक बंदा है वो बिल्कुल किसी से बात नहीं करता, ये इंसान से हम रिलेट करते हैं इसको, एक बंदा एक इंसान है वो किसी से बात करना पसंद नहीं करता, हर एक से दूर दूर रहता है, तो फिर एट वन टाइम इन हिज लाइफ वो हर चीज़ से डरना शुरू कर देगा, उसके दिल में एक डर बैठ जाएगा। फिर वो अपनी मर्ज़ी के बजाय तो क्या, वो अगर चाहेगा भी तो वो दूसरे से बात नहीं कर पाएगा। सेम लाइक नॉन पोलर साइड चेन्स जो होती है अमाइनो एसिड्स की, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ये अपने घमंड में इतना इनको गरूर होता है अपने ऊपर कि ये किसी से बात करना तो क्या, यानी किसी से रिएक्शन करना पसंद नहीं करती। फिर एट अ टाइम क्या होता है कि ये खुद ब खुद ही हाइड्रोफोबिक हो जाती है, डरना शुरू हो जाती है। ठीक है, फोबिया जो वर्ड है ना ये डर से ही बेसिकली जो है ना वो निकला हुआ है। तो आई होप सो ये बात याद रहेगी कि ये हाइड्रोफोबिक हो जाते हैं। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है कि वाटर रेजिस्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये साइड चेन्स जब वाटर रेजिस्टेंट हो जाते हैं तो ये लिपिड या ऑयली स्ट्रक्चर जो है ना उसकी शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं कि साइड चेन्स जो है वो नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स की, क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक होती हैं, एक दूसरे से बातचीत करना, एक दूसरे के साथ रिएक्शन करना तो ये पसंद नहीं करती। तो फिर क्या होता है कि ये ना इनके दरमियान में जो है ना वो बहुत ज़्यादा आप कह लें कि क्लस्टर्स बन जाते हैं, रश सा पड़ जाता है, क्योंकि कोई भी किसी को आगे निकलने देना नहीं चाहता, हर कोई जो है वो दूसरे का रास्ता ब्लॉक करे खड़ा है। तो इसी तरह से फिर क्या होता है कि इनका एक झमगट्टा बन जाता है, जस्ट लाइक अ बंच ऑफ ग्रेप्स, बिल्कुल उसी तरह से जो है ना इनका एक गुच्छा टाइप बन जाता है, क्लस्टर। अब सोल्यूबल प्रोटीन्स यानी कि वो वाली प्रोटीन्स जो हल हो जाती हैं ये उनके अंदर बनता है, और वो वाली प्रोटीन्स जो हमारे सरफेस के ऊपर रहती हैं जैसे कि ग्लाइकोप्रोटीन्स वगैरह मेम्ब्रेन्स के ऊपर, तो इस तरह की प्रोटीन्स के ना ये जो सरफेस है ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसके ऊपर जो है ना वो ये क्लस्टर्स बन जाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ का इनके स्ट्रक्चर्स बताती हूँ कि कितनी तरह के अमाइनो एसिड्स हैं। 4 तरह के हमने पढ़ने हैं। एक होता है नॉन पोलर, एक होता है पोलर, एक होता है पॉजिटिवली चार्ज, एक होता है नेगेटिवली चार्ज, और एक होता है नॉन पोलर एरोमेटिक। अब हम सबसे पहले बात करते हैं नॉन पोलर एलिफेटिक आर ग्रुप की। एलिफेटिक का मतलब होता है स्ट्रेट चेन। ठीक है, नॉन पोलर का मतलब होता है सबके सब इक्वल कैपेसिटी रखते हैं, ना कोई ज़्यादा मतलब ताकतवर है ना ही कोई ज़्यादा कमज़ोर है। अब यहाँ पे देखिए ग्लाइसिन, ग्लाइसिन में क्या है कि ऊपर वाला वही स्ट्रक्चर है जो एक अमाइनो एसिड का होता है, जो एक कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, एक अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है और एक हाइड्रोजन ग्रुप लगा हुआ है। ये तो वही स्ट्रक्चर है ना जो एक अमाइनो एसिड का होता है। अब इसमें मैं आपको डिफरेंस समझाती हूँ कि डिफरेंस क्या है। देखिए, हमने कहा कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, लेकिन अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि नॉन पोलर भी हम इसको कह रहे हैं, ऊपर हम नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज भी यूज़ कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बेटे जो ऑक्सीजन है ना वो 2 बॉन्ड्स बनाता है, लेकिन आप देखें कार्बोक्सिलेट, ये जो आयन ऊपर हमें शो किया हुआ है ग्लाइसिन में, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, इसमें बेसिकली एक हाइड्रोजन जो है वो कम है। ऑक्सीजन एक बॉन्ड बना रहा है, एक बॉन्ड नहीं बना रहा, यानी ऑक्सीजन ने कुछ लूज़ किया है और वो एक हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन जो कि आपके पास 3 बॉन्ड्स बनाता है, उसने यहाँ पे देखें बेटे 3 हाइड्रोजन के साथ और 1 कार्बन के साथ, यानी 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो केमिस्ट्री का ये रूल होता है बच्चे कि जब आप अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा काम करते हैं ना तो उस एटम के ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। नाइट्रोजन चूँकि 3 बना सकता है लेकिन ये 4 बना रहा था, तो इसलिए इसके ऊपर जो है वो हमने पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। और कार्बोक्सिलेट आयन जो कि जिसको ऑक्सीजन को जो कि 2 बनाना चाहिए थे लेकिन वो 1 बना रहा था, इसलिए उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया।
तो हमने यहाँ पे ये नहीं कंफ्यूज करना आपने कि ये तो साइंस आ रहे हैं तो ये तो पोलर होना चाहिए था, तो ये नॉन पोलर क्यों है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे आई होप सो आपको बात क्लियर होगी। ग्लाइसिन में बेटे हाइड्रोजन लगता है, एलानीन में मिथाइल ग्रुप लगता है CH3, वेलाइन में प्रोपाइल ग्रुप लगता है, ल्यूसीन में ब्यूटाइल ग्रुप लगता है, मेथआयोनाइन में सल्फ हाइड्राइल प्रोपाइल ग्रुप लगता है, आइसोल्यूसीन में बेटे आइसोल्यूसीन और ल्यूसीन में फ़र्क क्या है। देखिए, जो ल्यूसीन था ना उसमें हमने जो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड था ना उसको हमने सेंटर में रखा था और ये आपके पास प्राइमरी एमाइनो एसिड था। लेकिन आइसोल्यूसीन में क्या हो रहा है, आइसोल्यूसीन में एक ब्रांच हमने रखनी थी। आइसो का मतलब ही ब्रांच होता है, ठीक है। तो ब्रांच रखने का तरीका क्या था कि CH3 जो ल्यूसीन में दोनों CH3 लास्ट पे लगे हुए थे, आइसोल्यूसीन में हम एक CH3 को उठा के ऊपर ले गए और एक हाइड्रोजन जो ल्यूसीन में हमारे पास सेंटर में लगा हुआ था, आइसोल्यूसीन में हम उसी हाइड्रोजन को उठा के ऊपर ले गए हैं। बाकी हमने बिल्कुल इनका जो स्ट्रक्चर है ना वो सेम रखा। अब पोलर अनचार्ज्ड R ग्रुप, अनचार्ज, अब देखें यहाँ पे हम कह रहे हैं ये अनचार्ज है लेकिन फिर हम इसके ऊपर चार्जेस लगा रहे हैं, तो फिर यहाँ पे कन्फ्यूजन जो है वो क्रिएट हो रही है। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये हम लोग 7.4 की मैक्सिमम जो pH अटेन हो सकती है उससे ऊपर की बात कर रहे हैं, जितने भी हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं अमाइनो एसिड्स को। अब देखें सेराइन, सेराइन में बेसिकली क्या है, अब इनमें आप एक बात नोट करेंगे बच्चे, या तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, या तो कीटोनिक ग्रुप होगा, या फिर सल्फोनिक ग्रुप होगा। ऊपर हमने देखा सब में जो था वो अल्काइल ग्रुप लगा हुआ था या सल्फोनिक ग्रुप लगा हुआ था। अब हम इसमें देखते हैं सेराइन, सेराइन में बेटे मेथानॉल लगी हुई है, थ्रियोनाइन में एथानॉल लगी हुई है, सिस्टीन में सल्फ हाइड्राइल ग्रुप लगा हुआ है, प्रोलीन, प्रोलीन बहुत डिफरेंट है। प्रोलीन जो है ना ये सेकेंडरी एमाइनो ग्रुप है बेसिकली, बाकी सब अब तक जो इतने हमने पढ़े ये सब प्राइमरी एमाइनो ग्रुप्स थे। प्रोलीन एक वाहिद ग्रुप है जो कि सेकेंडरी एमाइनो ग्रुप है। अब इसमें स्ट्रक्चर को बेसिकली समझना है कि C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, हाइड्रोजन एज इट इज़ NH2। अब यहाँ पे NH2 लगा हुआ है, यानी नाइट्रोजन अपनी कैपेसिटी पूरी कर रहा है, 3 ही बना रहा है। लेकिन फिर नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है बेटा क्योंकि जब ये अपना अमाइन ग्रुप बना रहा था ना तो इसने फिर एक 5 रिंग्ड स्ट्रक्चर भी बना लिया। तो आपने सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है प्रोलीन के लिए कि ये एक एक्सेप्शनल केस है। और ये एक्सेप्शनल केस क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर NH2 पॉजिटिव आएगा, NH3 पॉजिटिव नहीं है। बाकी आप जितने स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना उसमें सब में आपको जो ना वो अमाइनो ग्रुप नज़र आएगा। प्रोलीन एक वाहिद है जिसके अंदर आपको अमाइन ग्रुप नज़र आएगा। ठीक हो गया, आगे चलते हैं एस्पाराजीन। एस्पाराजीन में जो है बेटे आपको देखिए कार्बोनाइल ग्रुप नज़र आ रहा है। ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, इसके साथ NH2 लगा हुआ है। तो बेटे जब NH2 आता है तो ये आपके पास अमाइन ग्रुप होता है, ठीक है, कार्बोनाइल अमाइन ग्रुप है ये आपका। बाकी ये सब सेम है। उसके बाद ग्लूटामीन, ग्लूटामीन और एस्पाराजीन जो ना ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा कि एस्पाराजीन में जब आप 4 कार्बन यूज़ करते हैं और ग्लूटामीन में जो है वो आप 5 कार्बन को यूज़ करते हैं, ठीक है। बाकी इनका स्ट्रक्चर वो सेम रहता है और इनमें जो डिफरेंस है बाकी की निस्बत, बाकी पोलर अनचार्ज साइट्स की निस्बत वो ये है कि इन दोनों के अंदर कार्बोनाइल अमाइन ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। प्रोलीन में क्या था, 5 रिंग्ड स्ट्रक्चर था और अमाइन ग्रुप यूज़ हो रहा था। एस्पाराजीन और ग्लूटामीन में क्या हो रहा है, कार्बोनाइल अमाइन ग्रुप यूज़ हो रहा है। एक में 4 कार्बन है, एक में 5 कार्बन है, ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं अब पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज देख लेते हैं। पॉजिटिवली चार्ज में बेटे लाइसिन, आर्जिनाइन और हिस्टिडीन आ जाता है। अब लाइसिन में क्या है, बेसिकली 6 कार्बन्स आपने लगाए हुए हैं इसमें लाइसिन में, और आपका लास्ट पे जो यूज़ हो रहा है इसमें अमोनिया ग्रुप यूज़ हो रहा है। आर्जिनिन में क्या है, 6 ही ग्रुप्स हैं, 6 ही कार्बन यूज़ किए हुए हैं आपने, लेकिन इसमें आपने अमाइड ग्रुप भी यूज़ किया हुआ है,
फिर डबल बॉन्ड के साथ अमाइड ग्रुप भी यूज़ किया हुआ है और अमाइन ग्रुप भी यूज़ किया हुआ है। बस आपने ये याद करना है कि आर्जिनिन जो है ना ये तो एक टोटली एक्सेप्शन है। इसमें आपके पास 3 तरह के जो है ना वो फंक्शनल ग्रुप्स यूज़ हो रहे हैं, अमाइड, अमाइन एंड डबल बॉन्डेड अमाइन ग्रुप। हिस्टिडीन में क्या है, हिस्टिडीन में आपने एक रिंग स्ट्रक्चर बनाया हुआ है और ये आपको नज़र आ ही रहा है, तो स्ट्रक्चर आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा, इसको इससे ज़्यादा सिंपल वे में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। बस आपको इतना याद करना है कि इसमें कितने अमाइनो ग्रुप यूज़ हो रहे हैं, कितने अमाइड ग्रुप यूज़ हो रहे हैं, कितने डबल अमाइन ग्रुप यूज़ हो रहे हैं। बस ये बात आप याद रख सकते हो, उसके अलावा आप याद नहीं कर सकते, इनको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। नेगेटिवली चार्ज में बेटे आस्पार्टेट है, ग्लूटामेट है। आस्पार्टेट में आप क्या करते हो कि आपका ये जो कार्बोक्सिलेट ग्रुप है ना, इसमें से बस आप एक हाइड्रोजन को जो है वो रिमूव कर देते हो। ग्लूटामेट में भी आप ये करते हो कि एक हाइड्रोजन को जब वो रिमूव कर देते हो। बाकी इनका स्ट्रक्चर जो है आस्पाराजिन और ग्लूटामीन बिल्कुल जैसा ही होता है, बिल्कुल ठीक है। फिनाइल एलानिन में एक बेंजीन रिंग यूज़ होती है। उसके बाद टायरोसिन जो है इसमें आप हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा देते हो। और ट्रिप्टोफैन तो टोटली डिफरेंट है, इसको तो आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा, इसका और कोई वे नहीं है। इसमें बस आप बेंजीन रिंग यूज़ करते हो और आप जो है ना वो NH अमाइड टाइप यूज़ करते हो। 5 रिंग स्ट्रक्चर होता है ये, ठीक हो गया। उसके बाद हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ वापस। प्रोलीन हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये एक्सेप्शन क्यों है। 5 रिंग स्ट्रक्चर है, उसके अंदर NH2 लगा हुआ है जिसको हम कहते हैं अमाइन ग्रुप। अनचार्ज पोलर साइड चेन की हम बात कर चुके हैं कि इनके ऊपर जो है वही न्यूट्रल होते हैं, कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन जो चार्ज लगा हुआ होता है वो इसलिए लगा होता है क्योंकि इनको हम हाईली pH पे जाकर स्टडी कर रहे हैं। एग्जांपल हमने इसकी देखी, सेराइन, थ्रियोनाइन, टायरोसिन, ग्लूटामीन, एस्पाराजीन, ठीक है। अब ये जो 3 हैं इनमें पोलर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए काम कर रहा होता है। और एस्पाराजीन और ग्लूटामीन में हमने पढ़ा कि कार्बोनाइल और अमाइड ग्रुप लगा हुआ होता है जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड की पार्टिसिपेशन में मदद कर रहा होता है। अब टायरोसिन की अगर आप एग्जांपल लेते हो, टायरोसिन में बेटे क्या था, OH ग्रुप लगा हुआ था, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ था ना। अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ना ये बाकी कार्बोनाइल ग्रुप्स के साथ जो है ना वो उसका रिएक्शन करता है और यही इसकी फंक्शनैलिटी की वजह बनता है, ठीक हो गया। डाइसल्फाइड बॉन्ड क्या होता है, हमने पढ़ा सल्फ हाइड्राइल ग्रुप, तो हमने पढ़ लिया SH बॉन्ड होता है जिससे हमने पढ़ा सिस्टीन में। इसके अलावा हमने एक और में पढ़ा कि ये हाइड्रल सल्फ हाइड्रल ग्रुप यूज़ होता है। उसके बाद अगर देखें एक सल्फर दूसरे सल्फर के साथ अगर ग्रुप बनाएगा ना, यानी 2 सिस्टीन अगर आप मिला दो तो एक डिमर बन जाता है, तो उस कोवेलेंट क्रॉस लिंक को हम कहते हैं डाइसल्फाइड ब्रिज या डाइसल्फाइड बॉन्ड। बहुत सारे एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन्स जो है ना वो डाइसल्फाइड बॉन्ड से ही बने, जैसे एल्ब्यूमिन आपको जो है ना वो अंडे में मिलती है, इसके अलावा आपके ब्लड प्लाज्मा या ब्लड स्ट्रीमिंग के अंदर मिलती है। साइड चेन एज अ साइड ऑफ अटैचमेंट फॉर अदर कंपाउंड्स। अब वो कहते हैं कि जो सेराइन है, थ्रियोनाइन है, टायरोसिन है, इनकी साइड ऑफ अटैचमेंट क्या है कि ये फॉस्फेट ग्रुप्स को अटैच कर सकते हैं। इसी तरह से जो अमाइड ग्रुप है जैसे एस्पाराजीन है, ग्लूटामीन है, और ये जो है ना ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ जो है वो अटैच कर सकते हैं क्योंकि इनके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप होता है ना, तो कार्बोनाइल ग्रुप हमेशा हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। जैसे हमने पीछे पढ़ा टायरोसिन जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप उसका होता है और वो कार्बोनाइल ग्रुप को अट्रैक्ट करता है। इसी तरह एस्पाराजीन में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है वो जो कार्बोनाइल ग्रुप लगा हुआ है वो दूसरे के हाइड्रोक्सिल ग्रुप को जो है वो अट्रैक्ट कर रहा होता है, ठीक हो गया। अब ओलिगोसैकेराइड में जो ग्लाइकोप्रोटीन्स की चेन्स होती है ना उनमें बेसिकली यही लिंकेज यूज़ हुआ हुआ होता है। हाइड्रोक्सिल कार्बोनाइल की ही लिंकेज जो है ना वो फॉलो हो रही होती है। अमाइड ग्रुप में बेसिकली क्या होता है, अमाइड ग्रुप में बेटे NH जो है ना NH ग्रुप को यानी NH का ट्रिपल बॉन्ड को ना आप कहते हो ये अमाइड ग्रुप है, ठीक है, कार्बोनाइल के साथ, यानी C डबल बॉन्ड O ट्रिपल बॉन्ड अगर आपने लगाया हुआ ना और NH तो वो आपका अमाइड ग्रुप है बेटे, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो है ना ये जितनी भी चेन्स हैं ओलिगोसैकेराइड में जो पॉलीमर्स होते हैं मोनोसैकेराइड के, यानी एक ओलिगोसैकेराइड 2 या 2 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड से मिलकर बना, 2 से लेकर 10 यूनिट्स हो सकते हैं इसमें मोनोसैकेराइड की, तो उनको हम कहते हैं पॉलीमर। और ये बहुत सारे फंक्शंस में इंक्लूड है। ग्लाइकोप्रोटीन सेल फंक्शनिंग में होती हैं, सेल रिकॉग्निशन में है, सेल बाइंडिंग में है, फिर ग्लाइकोलिपिड्स जो है वो हमारे इम्यून रिस्पॉन्स में, वाइट ब्लड सेल्स का जैसे मैंने जिक्र किया, ठीक है, तो उसमें जितने भी मोनोफेजेस हैं, मैक्रोफेजेस हैं, ये सब क्या है, ये सब ग्लाइकोलिपिड्स ग्लाइकोप्रोटीन्स ही हैं। अब अमाइनो एसिड विद एसिडिक साइड चेन, एसिडिक साइड चेन का मतलब क्या होता है, देखिए इसका आप एस्पार्टिक को जो है एक में आप एस्पार्टिक को देख रहे हैं, एक देखें एक चेन लगी हुई है CH2 की, अब दूसरी में 2 चेन लगे हुए हैं, तो पता चल रहा है कि ये ग्लूटामिक एसिड है।
अब हमने देखना है कि हम इसको एसिड कह रहे हैं। एसिड क्या होता है? लिविस एसिड क्या होता है? प्रोटॉन डोनर। अब ये जितने भी हाइड्रोजन रेड हुए हुए ना, रेड कलर से मार्क्ड हैं, ये बेसिकली हम डोनेट कर देंगे। जब डोनेट कर देंगे तो ये एसिड बन जाएगा। PK1 2.1 है दोनों की, एस्पार्टिक की भी और ग्लूटामिक की भी। PK2 बेटे आपके पास, इसमें आप हाइड्रोक्सिल ग्रुप का हाइड्रोजन रिमूव करते हो, इसमें आपके पास एस्पार्टिक की 3.9 है और ग्लूटामिक की 4.3 है। वजह यह है बेटे कि एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन्स की इजाफत है। ग्लूटामिक में आपके पास चेन लंबी है और इसमें आपके पास चेन छोटी है। जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन उतनी ज़्यादा अटैचमेंट, उतना मुश्किल लूज़ करना। जितना मुश्किल लूज़ करना उतना ही क्या होगा? वीक एसिड होगा या स्ट्रॉन्ग एसिड होगा? लिविस एसिड क्या होता है? प्रोटॉन डोनर। जितनी आसानी से डोनेट करेगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जितनी मुश्किल से करेगा उतना वीक एसिड होगा। ठीक है, तो अब एस्पार्टिक और ग्लूटामिक में से वीक कौन है, स्ट्रॉन्ग कौन है, बता सकते हैं कोई? देखिए PKA PKB जो वैल्यूज़ होती है ना, ये जितनी ज़्यादा होंगी ना उतना वीक एसिड होता है। तो ग्लूटामिक इज़ अ वीक एसिड एंड एस्पार्टिक इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, यही वजह है इसकी PK वैल्यूज़ डिफरेंट होने का। हैंडरसन इक्वेशन अगर आप में से किसी को याद हो तो आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। PK3 भी एज इट इज़, थोड़ा बहुत ही फ़र्क है, 9.7 एंड 9.8। अमाइनो एसिड बेसिक साइड चेन के साथ। अब बेसिक क्या होता है भाई? एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्ट करेगा। लाइसिन, आर्जिनाइन, हिस्टिडीन आर द बेस्ट एग्जांपल्स। क्या देखें ज़रा, लाइसिन और आर्जिनिन, इसमें जो हाइड्रोजन रेड मार्क्ड है वही एक्सेप्ट होकर आएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम सेकेंड उसकी तरफ चलते हैं कि और हम अमाइनो एसिड को किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। सो हम क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को 4 तरह से क्लासीफाई करते हैं। बहुत ज़रूरी, ठीक है ज़रा गुजारा, नॉन एसेंशियल, कभी दे दो कभी ना दो, सेमी एसेंशियल या पार्शली एसेंशियल, कभी है कभी नहीं है, कंडीशनली, कभी कभार। सो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स बहुत ही ज़रूरी, जो हम खुद बना भी नहीं सकते और चाहिए भी ज़रूरी है। अंडे से, गोश्त से और मछली से हमें मिलते हैं। कौन कौन से हैं? अब देखें, ये ना एग्जाम्पल की चूँकि वजह सारी मिलती जुलती हैं, बहुत सारी जगह पे आपको ना ये रिमेंबर करना पड़ेगा। रिमेंबर करने का बहुत आसान तरीका है, आप मैनोमिक्स बनाओ। जैसे अब मे बी इट विल बी फनी बट इट्स द ओनली वे टू लर्न दीज थिंग्स वेरी इजीली एंड वेरी फ्रिक्वेंटली। फिर अल्टीमेटली आपको वो चीज़ याद भी रहती है अगर आप भूल भी जाओ तो। सो मैंने तो उसकी मैनोमिक बनाई है, मैंने अपने लिहाज से बनाई है, आपको कोई और अच्छी आती है आप अपनी बना लेना। वेला था महफिल में, सो वेला से विलाइन, ला लाइसिन, इस आइसोल्यूसिन, वेला था इस, सो था से थ्रियोनिन, इस से आइसोल्यूसिन, मेथ आयोनिन, फिल फिनाइल एलानिन एंड ट्रिप्टोफान। अब याद कर लो या कोई और मैनोमिक बना सकते हो तो बना लो, मेरे दिमाग में फ़िलहाल यही आ रही थी। बाकी नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है, इसकी भी इसी तरह से आप बना सकते हो। एस्पार्टेट, एस्पराजीन, ग्लूटामेट, ग्लूटामीन तो वैसे ही याद हो जाएगा, सिमिलर है। फिर सिस्टीन, सिस्टीन आपको पता है एक वाहिद है जो सल्फ हाइड्राइल ग्रुप कंटेन करता है, तो ये भी याद हो जाना चाहिए, ये डिमर होता है, ये तो है ही एक एक्सेप्शन ना। एलानीन पढ़ा था हमने, मिथाइल ग्रुप लगता है, यही इसकी एक्सेप्शन थी। ग्लाइसिन, एक हाइड्रोजन लगा हुआ था। ये सब किस एग्जांपल्स है? एलानीन, ग्लाइसिन, प्रोलीन, ये कौन है? ये सब आपके पास अनचार्ज अमाइनो एसिड्स हैं। एस्पैराजीन, एस्पर्टेट, ग्लूटामेट, ग्लूटामीन कौन से हैं? ये आपके पास अनचार्ज्ड या पोलर ग्रुप्स कह लो अमाइनो ग्रुप्स हैं। सीरीन, टायरोसिन, ये सब उन्हीं की एग्जांपल्स है। ओके, ये वही एग्जांपल्स रिपीट हो रही हैं। सेमी और पार्शली में आर्जिनिन और हिस्टिडीन है, ये आपको सिर्फ तब चाहिए होता है जब आप बड़े हो रहे होते हो, अदरवाइज आपको ये नहीं चाहिए होता। ये बना आप खुद नहीं सकते, आपको कहीं ना कहीं से इंटेक करना पड़ता है। कंडीशनल का मतलब होता है कभी आप बीमार हो गए तो आपको चाहिए आर्जिनिन, ग्लाइसिन, सिस्टीन, टायरोसिन, प्रोलिन, ग्लूटामिन। क्यों चाहिए? क्योंकि ये आपके इम्यूनोग्लोबुलिन्स के तौर पर भी एक्ट कर रहे होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मेटाबॉलिक फेट, किस तरह से आप मेटाबोलाइज होते हो, टूट जाते हो, टूटने के बाद आप किन चीज़ों में कन्वर्ट होते हो, इस चीज़ की भी आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अमाइनो एसिड की 3 तरह से क्लासीफाई करते हो, कीटोजेनिक, ग्लूकोजेनिक, कीटोजेनिक एंड ग्लूकोजेनिक।
अब जो अमाइनो ग्रुप्स जो हैं वो कीटोजेनिक भी हैं, ग्लूकोजेनिक भी हैं, उनको हम लोग दोनों की कैटेगरी में इन्वॉल्व करते हैं। 14 अमाइनो एसिड्स हैं जो सिर्फ ग्लूकोजेनिक हैं, और सिर्फ एक अमाइनो एसिड ल्यूसीन है, वाहिद एक्सेप्शन है जो कीटोजेनिक है 100%। यानी जब आप इसकी ब्रेक डाउन करते हो ना, ल्यूसीन का स्ट्रक्चर याद है आपको? ब्यूटाइल ग्रुप लगाया था हमने ल्यूसीन में, ये देखें। जब हम इसकी ब्रेक डाउन करेंगे तो एसिटाइल को ए बनेगा, और एसिटाइल को ए बेसिकली एक कीटोनिक ग्रुप होगा, यानी C डबल बॉन्ड O, और दोनों साइड पे कोई ना कोई अल्काइल ग्रुप अटैच होगा, इसीलिए हम इसको कीटोजेनिक कह रहे हैं। ग्लूकोजेनिक हम तब कहते हैं जब वो ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोनियोजेनेसिस ग्लाइकोनियोजेनेसिस पाथवेज में जब एंटर करता है। कीटोजेनिक ग्लूकोजेनिक एग्जांपल्स आपके सामने लिखे हुए हैं, याद ही करनी पड़ेंगी, इसका और कोई तरीका नहीं। जैसे मैंने पीछे बता दिया, मैंने बना के याद करोगे इजीली याद हो जाएगा। मॉडिफाइड अमाइनो ग्रुप्स, मॉडिफिकेशन क्या होता है कि आप कोई ना कोई एडिशन कर देते हो, किसी न किसी तरीके से उसको मॉडिफाई कर देते हो, अच्छा बना देते हो। आर ग्रुप ऑफ सम अमाइनो एसिड मे बी मॉडिफाइड आफ्टर प्रोटीन सिंथेसिस, एक प्रोटीन बन जाने के बाद, क्योंकि आर ग्रुप जो है, जैसे मैंने आपको बताया पीछे कि एक का हाइड्रोक्सिल ग्रुप दूसरे के कार्बोनाइल ग्रुप के साथ अटैच होता है, तो यही तरीका होता है इसकी लिंकेज का, ठीक है, आर चेन का लिंकेज का। तो जब ये लिंकेज होती जाती है तो बहुत सारे मिल जाते हैं, फिर मॉडिफिकेशन हो जाती है। मॉडिफाई आप कर सकते हो सिर्फ 4 तरीक़ों से, जो इस लेवल पे हमने पढ़नी है। फॉस्फोरिलेशन, फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दिया, हाइड्रोक्सिलेशन वाटर ऐड कर दिया, ऑक्सीजन वाटर ऐड कर दिया, कार्बोक्सिलेशन कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर दिया, और एसिटाइलेशन कोई ना कोई एसिटाइल ग्रुप ऐड कर दिया। एसिटाइल ग्रुप आप सबको में भी याद हो, C डबल बॉन्ड O R, और एक आपके साथ कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा दो कार्बन के साथ, उसको आप कहते हो एसिटाइल ग्रुप, एसिटिलियम आयन। ओके, सो इट मे इंक्रीज द फंक्शनल एक्टिविटी ऑफ लाइफ, ये फंक्शनल एक्टिविटी इंक्रीज़ कर देता है, एंजाइम्स की कैपेसिटी इंक्रीज़ कर देता है। इसके अलावा जो है ये डाइजेशन में भी हेल्पफुल है, और बैक्टीरिया और वायरसेस से इम्यून रिस्पॉन्स जो है उसको भी बेहतर करता है। लेकिन अगर ये मॉडिफिकेशंस आपकी कंट्रोल से ही बाहर निकल जाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल साइंटिस्ट जो है वो बहुत सारे वायरसेस को बनाते हैं, और बाज़ औक़ात क्या होता है कि वो वायरस को कंट्रोल करने की जब कोशिश कर रहे होते हैं ना, तो फिर वो उनसे खुद से भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स हमारे माशरे में पाए जाते हैं, साइंटिस्ट पाए जाते हैं जो इंसानों को ही नुकसान पहुँचाते हैं, ऐसे वायरसेस बना देते हैं कि फिर वो उनसे भी कंट्रोल नहीं होता, और फिर उनसे वैक्सीन भी ना उन पर असर नहीं कर रही होती। तो मॉडिफिकेशन में भी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मॉडिफाई तो वो हो जाते हैं, लेकिन फिर वो कंट्रोल नहीं होते। जब ऐसी सिचुएशन होती है तो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, कैंसर्स, टिश्यू एजिंग, यानी छोटे हो लेकिन बहुत बड़े लगते हो, कागजी आपकी स्किन हो जाती है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे इफ़ेक्ट्स आते हैं जो हमें नहीं चाहिए होते हैं, ठीक है। उसके बाद मॉडिफिकेशन जो है वो स्टैंडर्ड भी हो सकती है, नॉन स्टैंडर्ड भी हो सकती है। स्टैंडर्ड होगी तो यही 4 फॉस्फोरिलेशन, कार्बोक्सिलेशन, हाइड्रोक्सिलेशन और एसिटाइलेशन होगी। अगर आप फॉस्फोरिलेशन करते हो सेराइन की, जो कि आपके पास क्या है बेटे, आपके पास एक पोलर अमाइनो ग्रुप है, इस ये फॉस्फोसिलीन बन जाएगा। प्रोलीन की करते हो, जो कि क्या था, एक अनचार्ज ग्रुप था, हाइड्रोक्सी प्रोलीन बन जाएगा। थ्रियोनाइन जो आपके पास फिर से एक जो है वो पोलर ग्रुप था, अमाइनो ग्रुप था, उसको आप फॉस्फोथ्रियोनाइन कर दोगे। और ग्लूटामिक एसिड जो कि आपके पास नेगेटिवली चार्ज है, तो इसके पास आप गैमा कार्बोक्सी ग्लूटामिक यानी कार्बोक्सिलेशन इसकी आप कर दोगे। अब आपने यहाँ पे एक बात नोटिस की है बेटे, जितने भी आपके पास अनचार्ज पोलर थे ना, उनकी आपने हाइड्रोक्सिलेशन की है। जितने भी आपके पास पोलर अमाइनो ग्रुप्स हैं ना बेटे, उनकी आप हाइड्रोक्सिलेशन करते हो, ठीक है। जितने भी आपके पास नेगेटिवली चार्ज अमाइनो ग्रुप्स हैं ना, उनकी आप कार्बोक्सिलेशन करते हो। थंब रूल दे रही हूँ आपको यहाँ पे, अब मैं ये अभी भी समझना है तो फिर आपको केमिस्ट्री नहीं आ सकती। नॉन स्टैंडर्ड मॉडिफाइड अमाइनो एसिड्स आर, नॉन स्टैंडर्ड का मतलब है कि खुद से बन गए, बस लोगों ने कह दिया तो हमने मान लिया, कोई स्टैंडर्ड नहीं है। अभी इसके 4 एग्जांपल हैं इस लेवल पे, बस यही याद कर लिया, स्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं, बस नेम्स याद कर लिया, इनफ है। होमोसिस्टीन, ऑर्निथीन, सिट्रुलिन और क्रिएटिनिन। बाकी एब्रीविएशंस अब आप यूज़ करते हैं, हम कैसे यूज़ करते हैं अब हम उसकी बात कर लेते हैं ज़रा से। देखिए, जब हम नोमेनक्लेचर किसी भी चीज़ का कर रहे होते हैं ना, स्पेशली अमाइनो एसिड्स का, तो हम इसको 3 तरीके से जो है ना वो नेम करते हैं इसका। नंबर 1, अब जैसे ग्लाइसिन है, या तो हम इसके फर्स्ट 3 लेटर्स लेंगे GLY, एला है एलानीन तो ALA, वेलाइन है तो VAL, ठीक है। तो इस तरह से हम फर्स्ट 3 लेटर्स को ले लेते हैं।
और एब्रीविएट करना है तो ग्लाइसिन था G कर दिया, एलानिन था A कर दिया, वेलाइन था V कर दिया, ल्यूसीन था L कर दिया, आइसोल्यूसीन था I कर दिया, फिनाइल था फी F की साउंड आ रही है तो F कर दिया, प्रोलीन था तो P कर दिया, सिराइन था तो 3S कर दिया, 309 था तो T कर दिया। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे सवाल करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि टायरोसिन है, चलो टायर तो समझ आता है, टी से क्यों नहीं डिनोट किया, वाई से क्यों कर दिया, क्योंकि देखिए बेटे 309 को हम टी से डिनोट कर चुके थे, फिर हमें समझ ना होती, इसलिए हमने टायरोसिन को जो है वो वाई से डिनोट किया। अभी टाई तो वाई सेकंड पे आ रहा था ना, तो इसलिए हमने इसको टायरोसिन लिख दिया। सिस्टीन को सी से कर दिया, मैथानिन को एम से कर दिया, लाइसिन को के से क्यों किया है। यहाँ पे ये सवाल आता है कि भाई लाइसिन में तो के कहीं पे आ नहीं रहा, कहीं साउंड ही नहीं आ रही, फिर इसको क्यों ऐसे कर दिया। तो ये ना इसकी कोई जो है ना वो पीछे से हिस्ट्री नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है, बस साइंटिस्ट ने जो उनका दिल किया वो उन्होंने कर दिया। अब हमारे पास उस चीज़ का भी तो जवाब नहीं है कि इसको लाइसिन ही क्यों कह रहे हैं, कुछ और क्यों नहीं कह रहे, या चेयर को चेयर ही क्यों कहते हैं, कुछ और क्यों नहीं कहते। तो ये इस तरह का ही एक बेतुकी कन्फ्यूजन या बेतुका सवाल है, इसका कोई जवाब नहीं आपको मिलेगा कभी भी, ठीक है, या आपको रट्टा ही लगाना पड़ेगा, जो सीधी सिंपल बात है। आर्जिनिन को आपने आर से कर दिया क्योंकि आर इसका सेकंड वर्ड था। टायरोसिन और आर्जिनिन में तो चलो समझ आ जाता है कि सेकंड वर्ड को जो है वो आपने एब्रीवेटेड किया है, एब्रीवेशन के तौर पर यूज़ किया है। हिस्टीडीन में एच यूज़ होता है, ट्रिप्टोफान में डब्ल्यू की यूज़ हुआ, इसका कोई जवाब नहीं मिलेगा। आस्पार्टिक एसिड, चलो एसिड था तो डी से कर दिया, ग्लूटामिक एसिड है तो रट्टा लगा लो, ई से ही करना है। आस्पाराजीन है, एन से कर दिया क्योंकि सेकेंड वर्ड इसमें एन की एटलीस्ट साउंड आ रही थी। लेकिन अब यहाँ पर सवाल तो ये उठता है ना कि ASN क्यों लिखा, ASP क्यों नहीं लिखा। तो ASP भी इसलिए नहीं लिखा कि कोई ना कोई अमीनो एसिड ऐसा होगा जिसको पहले हम ASP से जो डिनोट कर चुके होंगे, इसलिए ASN कर दिया। और एब्रीवेशन में भी हमने N यूज़ किया, ठीक है, क्योंकि A हम यूज़ नहीं कर सकते थे, एलानिन था। उसके बाद S हम यूज़ नहीं कर सकते थे क्योंकि सेराइन था। P हम यूज़ नहीं कर सकते थे क्योंकि फिर हमने फिनाइल और इसमें कंफ्यूज होना था। आगे हमने वहाँ पे यूज़ F ही किया था, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे होनहार बच्चे होते हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए साइंटिस्ट ने कहा कि चलो इनके कन्फ्यूजन टोटली ख़त्म कर देता हूँ, एन नहीं लिख देता हूँ। ग्लूटामिन में हमने क्यों यूज़ किया, इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं, आपको कहीं से कोई जवाब मिलने भी नहीं वाला। सो आई होप सो यहाँ तक मेरी बातें जो है क्लियर हो गई होंगी और केमिस्ट्री आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।